तो कल मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बता दिया, फिर मैं जल्दी से ब्रीफ रिवीजन कराता हूं। देखो, एयर एंटर करेगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। मैं फिर कह रहा हूं, एयर एंटर करता है, फिल्टर से छान के O2 एंटर नहीं कराते हैं, एयर एंटर करता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। वो एयर जाता है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल से नेजोफेरिंक्स। अब यहीं पर नेजोफेरिंक्स से जो एयर आया है उसको जाने की संभावना ग्लोटिस में भी, गलेट में भी। ये पूरा बात हो चुकी है, लेकिन वो जाएगा किसमें? ग्लोटिस में। यहाँ पे कवरिंग भी है एपिग्लोटिस, उसका काम एट द टाइम ऑफ सलविंग है, ठीक है। तो एयर गया ग्लोटिस में, ग्लोटिस से फिर गया एयर लैरिंग्स में, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड की मदद से हुआ साउंड प्रोडक्शन, फोनेशन प्रोसेस, फोनेशन प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन, फोनेशन। देन वो एयर गया ट्रेकिया में, देन गया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स जनरेशन ब्रोंकाई, इन सबको मिला के कहते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई। देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, then total pulmonary bronchiole, then terminal bronchiole, then respiratory bronchiole, then alveolar duct, then atria, then alveolar sac, then alveoli। और alveoli पे जाने के बाद अब गैस का क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट होगा। देखो, गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ही स्टार्ट हो जाता है, तभी हमने इसको रेस्पिरेटरी जोन में रखा है। लेकिन सबसे अधिक गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वेओलाई में, क्योंकि सरफेस एरिया सबसे अधिक एल्वेओलाई की है। अगर आप ऊपर से नीचे जाते जाएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो आप देखेंगे डायमीटर घटता जा रहा है एंड वॉल ऑफ थिकनेस घटता जा रहा है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कहां पे कौन से टिश्यू है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में तो केवल क्या स्किन है। नेजल पैसेज में जो सबसे बाहर वाला रीजन है वेस्टिबुलर रीजन, वहां स्किन है। बीच वाला रेस्पिरेटरी जोन सूडो स्ट्रेटिफाइड कोरोनरी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लास्ट वाला ओल्फैक्टरी जोन, उसमें न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। देन नेजोफेरिंक्स, ग्लोटिस और लैरिंग्स, ये सब पूरा ग्लोटिस तक तरीके का ओपनिंग है। इन सब में पूरा होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। देन ट्रेकिया से लेकर लास्ट सेगमेंटल ब्रोंक्यूल तक, ब्रोंकाई तक सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमिनरी एपिथेलियम। देन इनिशियल ब्रोंक्यूल और टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, इसमें होता है सिंपल कोलुमिनार, जबकि होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल में होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक पूरा का पूरा क्या होता है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर मैंने कहा था कि यहाँ ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक तो क्या होता है? सिस्टम हेडाइन कार्टिलेज बाहर से कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करने के लिए। मगर यहाँ कहाँ से ये रहा टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, वहां से लेके एल्वेओलर सैक तक, वहां पे भी कोलैप्सिंग से बचाने के लिए कोई चीज होता है, तो होता है लेसिथिन। कौन सिक्रीट करता है? क्लब सेल। एल्वेओलाई में भी होता है कोलैप्सिंग से बचाने के लिए लेसिथिन, लेकिन वो कौन सिक्रीट करता है? निमोसाइट 2। ये सारी बातें हो चुकी है। फिर मैंने कहा था कि ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया से लेकर लास्ट ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वेलाई तक रेस्पिरेटरी ट्री कहलाता है। दैट मींस रेस्पिरेटरी ट्री एंड रेस्पिरेटरी जोन आर सेम थिंग्स, सेम एरिया। जबकि ब्रोंकियल ट्री इज नॉट द कंडक्शन जोन, it is the part of conduction zone. Conduction zone is not the bronchial tree. Conduction zone have the bronchial tree. ओके, ये सब बातें हो चुकी है। अब एक मिस्टेक कल मेरे से हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग तो नहीं पकड़ पाए, वैसे आगे ये चीज आगे आएगा तो पकड़ लोगे, ठीक है। तो मिस्टेक क्या हुआ? कल मैंने कहा था यहां से जब एयर एंटर करता है 500, बिल्कुल सही बात है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, सब कुछ सही बताया गया है, ठीक है। फिर मैंने कहा कुछ एयर कंडक्शन जोन में रह जाता है, यहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, ब्लड सप्लाई कम है, बहुत कम है, वॉल ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं है, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो कुछ एयर यहाँ पे बच जाएगा। क्या बोला था उसको हमने? डेड स्पेस वॉल्यूम। ये भी सही बात है कि वो डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाता है। जो एयर यहाँ जाएगा उसी का एक्सचेंज होगा, मगर डाटा हमने उल्टा लिखा था। कल यहाँ कितना लिखा था मैंने डेड स्पेस वॉल्यूम में? तो बताएगा? 350। हाँ, तो वही उल्टा लिखा था। 350 पहुंचता है रेस्पिरेटरी जोन में एक्सचेंज के लिए, और 150 हमेशा इसमें फंसा रहता है। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, बस डाटा उल्टा हो गया था। डेड स्पेस वॉल्यूम का जो अमाउंट है वो है 150 ml। ओके, तो क्या होगा? एयर आया कहां से? एक्सटर्नल नोस्ट्रल में एंटर किया, एयर आता गया, कहां तक आया भाई? एयर यहाँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। यहां तक कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ, ना तो ब्लड है जो गैसेस एक्सचेंज कर पाए, और ना ही वहां सिंपल स्क्वैमस में जो कि उसको पैसेज दे पाए, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे 150 ml फंसा रहता है, और इधर मान लो कि 350 ml है। तो अब जब अगला 500 ml एयर आएगा, तो इस 150 का तब तक क्या हो चुका होगा? थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर का बराबर हो चुका होगा, उसमें जो डस्ट पैथोजन उसका रिमूवल हो चुका होगा। तो उस 150 को आगे धक्का मार के पहुंचाया जाएगा, और जो और एयर आएगा उसको आगे शिफ्ट कराया जाएगा। मतलब शिफ्टिंग होता है ऐसे, जैसे पाइप में पानी नहीं चलता, आगे की तरफ शिफ्टिंग होगा। तो ये 150 तो फ्रेश एयर आगे आ जाएगा,
बाकी थोड़ा और इधर पहुंचेगा, कौन, जो और नया एयर आया है। तो इस तरीके से 150 ml हमेशा कंडक्शन जोन में फंसा रहेगा और 350 ml पहुंचता रहेगा रेस्पिरेटरी जोन को गैसेस एक्सचेंज के लिए। अब गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है ये बात तो आपको कल परसों से पता चल जाएगा, ठीक है। यही मिस्टेक था, ये मैंने फिर से बता दिया। नाउ अब बच्चा सुनना ध्यान से, आपका ये वाला पूरा पार्ट तो नोज में है, मैं डब्बा बना रहा हूं, यहां तक तो पूरा पार्ट नोज में है। उसके बाद ये नोज और माउथ के बीच का एक तरीके से बाउंड्री हो गया। फिर यहां से समझो गला स्टार्ट हो जाता है और ये कहां तक जाता है, गर्दन, ट्रेकिया तक। फिर एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, ये तो हो गया प्राइमरी। अब सुनना ध्यान से, लंग्स कहां से स्टार्ट होता है, याद करो मैंने कहा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स। लंग्स यहां से स्टार्ट होता है, ट्रेकिया जो डिवाइड करता है ना, तो ट्रेकिया जो डिवाइड करके प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई से लंग्स स्टार्ट होता है। तो आज मैं आपको लंग्स बताने वाला हूँ विथ डायग्राम। चलिए डायग्राम से ही समझते हैं। अच्छा इस डाटा को ले लीजिए, स्क्रीनशॉट सही कर लीजिएगा भाई, ये डाटा गलत हो गया तो एग्जाम में भी गलत होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको बता रहे हैं लंग्स। तो देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बना हुआ, लेवलिंग आपको बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, आपने बताना है कि वो क्या है। अभी रुक जाओ, जब मैं बोलूंगा तब, नहीं तो गलत ही बोलोगे। चलो जी, ये ऊपर वाला बता दो ये क्या है, ये ओपनिंग ग्लॉटिस। बाकी लोग शहीद हो गए, श्रद्धांजलि, सुबह सुबह श्रद्धांजलि। और ये जो पूरा बॉक्स है, ये बॉक्स को क्या कहते हैं, बाकी लोग जिंदा हो गए। अरे आप लोग तो गुजर गए थे ना जी, मैं तो श्रद्धांजलि दिलवा रहा था, आप लोग तो गुजर गए थे, कैसे जिंदा हो जाते हैं यार मर मर के। देखो यार डिसाइड कर लो, एक बार मरना है एक बार मर लो यार, ये बार बार हुक्का के रहते हो, डाउट होता है जिंदा हो गया गुजर गए। ये तो ढक्कन है ऊपर में, ये ढक्कन क्या है, एपिग्लॉटिस। ये तो नीचे पूरा एक लंबा सा ट्यूब है, ये लंबा ट्यूब क्या है, ट्रैकिया। इस पिंक वाले डब्बा यानी कि लैरिंग्स के ऊपर, और ये ब्लू वाला जो ट्यूब है यानी कि ट्रेकिया के ऊपर, ये कई सारा रेड रेड कलर का मैंने क्या बनाया है, कार्टिलेज। क्या लेवलिंग करने की कोई जरूरत है यहाँ तक, आई थिंक नो। नो सर। नाउ नेक्स्ट, अब मैं यहाँ से एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, पीछे से समझ लेना वर्टिब्री कहाँ, फिफ्थ, वहां पे ये ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है, गौर से देखो ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है। ये ट्रेकिया डिवाइड कर गया, ठीक है। अब बताओ ये जो दो ब्रांच बने दोनों क्या है, फटाफट, प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके ऊपर ये रेड कलर का क्या है, कार्टिलेज। अब समझना ध्यान से, यहीं से लंग्स शुरू हो जाता है। अब आपको पता है कि ये साइड राइट है, ये साइड राइट है और ये साइड लेफ्ट है। आपको पता है कि बायोलॉजी में हम रियल साइड लिखते हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने हूं, तो ये जो मेरा हाथ है ये ऐसा नहीं, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे जिधर मैं राइट लिखा हूं वो लेफ्ट है और जिधर लेफ्ट है वो राइट है, ये सब बातें मैं डायरेक्शन भी कर चुका हूं। बस आप सीधा समझो ना कि मुझे जिस फेस से डायग्राम बनाना है मुझे उसी तरफ घूमना पड़ेगा। तो बायोलॉजी में रियल डायरेक्शन लिखते हैं, ठीक है, ये राइट है और वो लेफ्ट है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मैं अपना डायग्राम बना रहा हूँ और ये पेन टैब है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ और इस पर मैं डायग्राम बना दूं, नहीं, मुझे इस पेन टैब को ऐसे घुमाना होगा और तब मैं अपना डायग्राम जो मेरा लंग्स है यहाँ पे वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इधर हो जाएगा राइट, मेरा हाथ राइट ये है तो मेरा राइट लंग्स इधर बनेगा, और मेरा लेफ्ट ये है तो मेरा लेफ्ट इधर बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड ऐसे है मेरे पास और मैं इधर से ऐसे लिख के बना दूंगा, ऐसा नहीं चलता। बायोलॉजी में रियल डायग्राम बनता है, ठीक है, रियल डायरेक्शन चलता है, इसलिए हम लोग राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट ऐसा देखने में लगता है, ठीक है। चलो तो अब मैं बता रहा हूँ लंग्स की पूरी स्ट्रक्चर। तो होता क्या है कि यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर जो ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंका है, यहीं से इस टाइप का आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कोनिकल शेप। कोनिकल शेप समझते हो ना, ऐसा होता है।
समथिंग लाइक दिस, ये कॉनिकल शेप, ये कोन जैसा दिख भी रहा होगा, दिख रहा है कोन, और एक कोन इधर, दो कोन होता है। अब इस दोनों कोन में आपको अंतर पहचानना है कि क्या अंतर है। चलो इस दोनों कोन में क्या अंतर है मुझे जल्दी से देख के बता दो। लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है। पहली बात तो लेफ्ट वाला छोटा, राइट वाला बड़ा। एक और अंतर, एक और अंतर है सर सरफेस एरिया ज्यादा है लेफ्ट चलो ठीक है, राइट वाले सरफेस का। एरिया मान लिया। और एक अंतर है, एक अंतर और ढूंढो तब तक, जब तक मैं बना रहा हूँ। सर जो वहां पे गड्ढे जैसे शेप दिए हैं। हाँ नॉच, नॉच नहीं, शेप तो दोनों का वैसा ही है लगभग, कोनिकल। वो जो सृष्टि बोली गड्ढे सा, उसको नॉच बोलते हैं, कार्डियक नोच। अभी समझाऊंगा, रुक जाओ। ये कार्डियक नोच किसमें है किसमें नहीं है? राइट में नहीं है, वाले लेफ्ट में। है। ठीक है जी। तो अब देखो होता क्या है, ये है आपका पूरा का पूरा राइट लंग्स, लिख देता हूं इधर, राइट लंग्स, और इधर है पूरा का पूरा लेफ्ट लंग्स। ठीक है जी, ये लेफ्ट लंग्स, ये राइट लंग्स। ठीक है, अब समझो इसमें लेवलिंग, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो पीला वाला है, ये पीला वाला एक कवरिंग है, इस कवरिंग को, लंग्स के कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा। लेकिन ये कवरिंग किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है। तो याद करो, विसरल ऑर्गन के बाहर के कवरिंग को क्या बोलते हैं? पैराइटल। याद है? पैराइटल लेयर, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी याद करो, पैराइटल, पैराइटल प्लूरा, प्लूरा मतलब कवरिंग। और ये ग्रीन वाला है, इस ग्रीन वाले को क्या कहते हैं? ये भी प्लूरा है, लेकिन ये विसरल ऑर्गन के अंदर वाला है, तो अंदर वाला लेयर कहा जाता है विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। अब सुना ध्यान से, इन दोनों के बीच में ये फ्लूइड दिख रहा है, ये फ्लूइड, एक फ्लूइड है, ये दोनों एक फ्लूइड है, बीच में एक फ्लूइड दिख रहा है, ये देखो ये फ्लूइड, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज, पहले तो एक कैविटी का नाम बता, ये दोनों के बीच में जो कैविटी बन गया, क्या उस कैविटी को हम प्लूरल कैविटी बोल सकते हैं? यस और नो? यस सर। तो अगर उसको हम प्लूरल कैविटी बोल सकते हैं, तो उस कैविटी में पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोल सकते हैं? जल्दी बताओ। सब पैराइटल प्लूरा या एपीविसरल प्लूरा। एपीयूपी कहाँ से आ गया? प्लूरल कैविटी में पाए जाने वाला फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, सिंपल सी बात है। तो ये है प्लूरल कैविटी, किसके बीच में है? पैराइटल प्लूरा और विसल प्लूरा के बीच में। उसमें क्या है? तो उसमें है प्लूरल फ्लूइड। क्या काम है अभी समझा दूंगा, पहले समझो। इस तीनों को मिलाकर प्लूरल, पैराइटल प्लूरा, प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड और विसल प्लूरा, इस तीनों को मिलाकर कहते हैं प्लूरल लेयर या लंग्स कवरिंग। प्लूरल कवरिंग या लेयर और कवरिंग, और प्लूरा का मतलब लंग्स होता है, तो इसको लंग्स कवरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तीनों मिलके हुआ लंग्स का कवरिंग। तो इस कवरिंग में लेयर कितना है एक्चुअल में? लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर दो है, एक पैराइटल प्लूरा, एक विसरल प्लूरा, और एक फ्लूइड की लेयर है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये सुनना ध्यान से, ये वाला लेयर और ये वाला लेयर एक्चुअल में मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट हुई है, एक्चुअल में मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट हुई है। जिस दिन मैं एनिमल किंगडम बताऊंगा आपको, फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब भी दो मीजोडर्मल लेयर के बीच में कैविटी बनता है, ये वाला कैविटी के बारे में बात चल रहा है, जब भी दो मीजोडर्मल लेयर के बीच में कैविटी बनता है तो उसको सिलोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिलोम। तो मुझे जल्दी बताओ, क्या प्लूरल कैविटी एक सिलोमिक कैविटी है? यस और नो? यस। तो यहाँ मैंने लिख दिया सिलोमिक प्लूरल कैविटी। तो जल्दी बताओ, उसमें से पाए जाने वाला जो फ्लूइड है, क्या वो एक्चुअल में सिलोमिक फ्लूइड होगा? सिलोमिक प्लूरल फ्लूइड, ये बात ध्यान रखना। यस। तो दिस इज सिलोमिक प्लूरल फ्लूइड। तो ये तो कवरिंग हो गया। अब सुनना ध्यान से, इसके बाहर क्या है? इस प्लूरल फ्लूइड, पैराइटल प्लूरा के बाहर क्या है? इसके बाहर पूरा का पूरा थोरेसिक चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर कैसे होता है वो मैं भी आपको समझा दूंगा, लाइक दिस। ये पूरा का पूरा थोरेसिक चैम्बर है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि पैराइटल प्लूरा किसको फेस कर रही होगी? प्लूरल
पैलेटल प्लूरा किसको फेस कर रही होगी? थोरेसिक चैम्बर को फेस कर रही होगी, थोरेसिक कैविटी को फेस कर रही होगी। अब जल्दी बताओ मुझे, विसरल प्लूरा किसको फेस कर रही होगी? ये है प्लूरल, ये है प्लूरल चैम्बर, नॉट कैविटी। प्लूरल कैविटी तो ये हुआ, प्लूरल चैम्बर यानी कि लंग्स के अंदर का चैम्बर। तो आप बोल सकते हैं विसरल प्लूरा लंग्स सरफेस को फेस कर रही होगी। ये पूरा स्ट्रक्चर लंग्स है, तो अंदर की तरफ कौन फेस कर रहा है? विसरल प्लूरा। बाहर की तरफ है थोरेसिक चैम्बर, उसको कौन फेस कर रहा है? पैलेटल प्लूरा। ये सब है लंग्स का कवरिंग। बोलो लंग्स का कवरिंग समझ में आ गया? पूरी तरीके से पैक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे कवरिंग में कहीं पे भी मैंने कोई मसल का नाम लिया है? जल्दी बोलो बोलो। No, sir. तो आवर लंग्स इज मस्कुलर और नॉन मस्कुलर? No. आवर लंग्स इज मस्कुलर और नॉन मस्कुलर? आवर लंग्स इज Muscular. नॉन मस्कुलर। मस्कुलर कौन बोलता है? नॉन मस्कुलर। अब सुनना ध्यान से, अब आपको लग रहा होगा आवर लंग्स इज सॉलिड और होलो। अंदर से कैसा लग रहा है? Hollow. 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 अभी देखने में लग रहा है होलो, लेकिन होलो नहीं है, ये सॉलिड है। अब बताते हैं इसके अंदर क्या है। तो चलिए बताओ, ये तो अभी तक क्या चल रहा था? ये था ट्रेकिया। ये क्या था? ट्रेकिया। ये क्या था? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। Bronchi. और ये क्या था? Right primary bronchi. राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब सुनना ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स, ये राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स एक हॉरिजॉन्टल फीसर मतलब समझते हो, जो डिवाइड करता है उसको दो अलग अलग चैम्बर में, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल फीसर। हॉरिजॉन्टली देख रहा होगा लाइन, हॉरिजॉन्टल फीसर या सेप्टा, ऐसे बोलो, हॉरिजॉन्टल फीसर या सेप्टा। इस तरीके से उसको क्या करता है? लंग्स को दो लोब में डिवाइड करता है। तो सुनना ध्यान से, ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल सेप्टा या हॉरिजॉन्टल फीसर। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल सेप्टा या फीसर। डिवाइडिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेप्टा या फीसर। तो जल्दी से बताओ, अगर एक लंग्स में एक हॉरिजॉन्टल सेप्टा मिलेगा तो उसकी वजह से कितने लोब बन जाएंगे लंग्स के अंदर? कितने लोब बन रहे हैं? दो। तो क्या ऊपर वाले को बोल सकते हैं, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? एंटीरियर। ये हो गया एंटीरियर लोब। और नीचे वाला क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। पोस्टीरियर लोब। यहाँ पे भी ये क्या हो गया? एंटीरियर लोब। Anterior. और ये क्या हो गया? पोस्टीरियर लोब। लेकिन सुनना ध्यान से, जो लंग्स बड़ा है उसमें एक सेप्टा से काम नहीं चलता है। तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल सेप्टा से केवल काम नहीं चलता, उसमें एक सेप्टा और मिलता है जो ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है, ऐसे। समझ में आया कैसे? ऐसे। तो देखो, ये जो नीचे वाला सेप्टा है जो ऑब्लिकली है, वो अब इस पोस्टीरियर लोब को यानी कि दो चैम्बर में एक तरीके से डिवाइड कर दिया। तो अब सुनो, पोस्टीरियर का दो नाम तो नहीं होगा, तो एक ही को पोस्टीरियर बनेगा ना, नीचे वाला। तो बीच वाले को क्या मिडिल लोब कह सकते हैं? जल्दी बोलो। सर क्या सर फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, आवाज कट गया था। Yes. राइट लंग्स में जो बड़ा है उसमें एक सेप्टा से काम नहीं चलेगा। एक सेप्टा तो हॉरिजॉन्टल सेप्टा है ही, लेकिन बड़ा है, इसका पूरा का पूरा साइज बड़ा है, तो एक सेप्टा से काम नहीं चलेगा। एक सेप्टा और है, दैट इज द ऑब्लिक सेप्टा, ऑब्लिकली प्रेजेंट है। और ये ऑब्लिक सेप्टा कहाँ है? ऊपर या नीचे? नीचे। तो पोस्टीरियर लोब के रीजन में ऑब्लिक सेप्टा पोस्टीरियर लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पोस्टीरियर दो को तो नहीं बन सकता, वो तो एक ही को होगा। तो इधर वाला पोस्टीरियर कहला गया जो सबसे नीचे है। तो जो बीच में बचा उसको हमने कहा मिडिल लोब। अब मुझे बताओ कि राइट लंग्स में कितने सेप्टा, कितने लोब? राइट लंग्स में कितने सेप्टा, कितने लोब? दो सेप्टा, तीन लोब। और लेफ्ट लंग्स में कितने सेप्टा, कितने लोब? लेफ्ट लंग्स में कितने सेप्टा, कितने लोब? पहले मुझे एक बात जल्दी से बताओ, लैग कर रहा है क्या? यस सर। तो तब से बोल क्यों नहीं रहे हो? सर बोले एक्सप्लेन करने के आवाज आ दोबारा। रहा है, कभी कभी कट जाता है। अब कटेगा तो बताना। तो अब तक क्या बना? स्ट्रक्चर बन चुका है लंग्स का। अब सुनना ध्यान से, ये आपको लग रहा होगा अभी भी एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब राइट लंग्स में, और लेफ्ट लंग्स में इंटर लोब और पोस्ट लोब खाली होगा। खाली नहीं होता है, पूरा का पूरा भरा होता है। तो किस चीज से भरा होता है भाई? तो देखो, ये तो प्राइमरी ब्रोंकाई था, अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो याद करो, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई कितना सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है? याद आ रहा है कुछ? 3।
तो अब उस 3 3 में से एक सेकेंडरी ब्रोंकाई तीनों लोब को जाता है। तो कैसे? तो देखो, एक सेकेंडरी ब्रोंकाई यहाँ आ गया, एक सेकेंडरी ब्रोंकाई यहाँ आ गया, और एक सेकेंडरी ब्रोंकाई इधर चला गया। देखा कैसा डिवीजन हुआ? इस तरीके से ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, और उसके ऊपर तो एक सी सब हाइलाइन कार्टिलेज है ही सही। इस तरीके से जा रहा है वो। अब आ जाओ लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है? 2। तो एक जाएगा पोस्टीरियर लोब को और एक रह जाएगा एंटीरियर लोब। अब क्या इसके आगे का डिवीजन आप खुद कर लोगे सेकेंडरी से वो सब? और पता है इस तरीके से ये पूरा का पूरा लोब ऐसे नहीं होता, ये पूरा का पूरा भरा होता है। लास्ट में पता हो गया, पता है लास्ट में क्या होगा पता है ना? एल्वियोलर सैक, नहीं एट्रिया, एट्रिया के अंदर एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक के अंदर एल्वियोला। यानी कि ये जो लंग्स के अंदर का पार्ट है, लोब है, वो एम्प्टी नहीं होता है, वो ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एट्रिया, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई से भरी होती है। फिर से बोल रहा हूं, आवर लंग्स इज नॉट एम्प्टी, आवर लंग्स इज नॉट होलो, आवर लंग्स इज सॉलिड। सॉलिड का मतलब पत्थर नहीं, सॉलिड का मतलब भरा हुआ, सॉलिड। एंड इट इज फिल्ड विथ ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एट्रिया, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई, उससे पूरा भरा होता है। आपको पता है ये दोनों लंग्स अगर आप मिला दोगे ना, तो एल्वियोलाई का नंबर पता है कितना रिपोर्ट किया गया एस्टिमेटेड? दोनों लंग्स मिला के 300 मिलियन एल्वियोलाई है। कितना? 300 मिलियन एल्वियोलाई, दोनों को मिला के, दोनों लंग्स को मिला के। अगर आप दोनों लंग्स के एल्वियोलाई का सरफेस एरिया काउंट करोगे तो 70 to 100 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 70 to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको टोटल क्या मिलने वाला है? सरफेस एरिया लंग्स का। क्या मिलने वाला? सरफेस एरिया। यह है टोटल नंबर ऑफ लंग्स, टोटल लंग्स, सॉरी टोटल एल्वियोलाई, दोनों टोटल एल्वियोलाई इन बोथ द लंग्स, दोनों मिला के। तो ये हो गया सरफेस एरिया और एल्वियोलाई का नंबर। अब देखो ये पूरा लंग्स अंदर से क्या भरा हुआ है? ब्रांचेस ऑफ ब्रोंका, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई वगैरह से भरा हुआ है। बाहर से क्या लंग्स में? प्लूरल, पैलेटल प्लूरा, बीच में प्लूरल फ्लूइड और अंदर से विसल प्लूरा। अब आते हैं कि इस प्लूरल कैविटी का क्या काम है। पता है इसका क्या काम है? जब लंग्स अंदर एयर लेती है तो लंग्स एक्सपांड करती है। जैसे ये वाला येलो वाला लेयर आपको दिख रहा है ना, तो येलो वाला लेयर यहाँ आ जाएगा, येलो वाला लेयर यहाँ पहुंच जाएगा ऐसे, और ये वाला लेयर जो ग्रीन वाला है वो यहाँ आ जाएगा, तो लंग्स एक्सपांड करेगी। ऐसे इधर ये ग्रीन वाला इधर आ जाएगा और येलो वाला उसके नीचे चल जाएगा, लंग्स एक्सपांड करेगी। फिर जब एयर निकाल रहे होंगे हम, तो फिर लंग्स क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता ड्यूरिंग एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ लंग्स, ये वाला लेयर और ये वाला लेयर मतलब पैराइटल प्लूरा और विसल प्लूरा के आपस में कांटेक्ट हो जाने की संभावना है? यस और नो? और लंग्स के ये जो दो सरफेस हैं, इन दोनों को चिपक जाने की संभावना है। इससे बचाने के लिए, इससे ही बचाने के लिए बीच में एक फ्लूइड डाला गया कि दोनों कभी चिपके ना, और वो एक सरफेक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है। सरफेक्टेंट वही वाली दो सरफेस के बीच में सरफेक्टेंट को रिड्यूस करा रहा है, और वो कौन है? प्लूरल फ्लूइड। कौन सेक्रेट कर रहा है? वो खुद पैराइटल प्लूरा और विसल प्लूरा मिलकर सेक्रेट कर रहा है। और सुन लो कान खोल के, पैराइटल प्लूरा और विसल प्लूरा ओरिजिन कैसा है इसका? मेसोडर्मल। लेकिन ये बनी किस टिश्यू से है? तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन है। उसके बीच में एक कैविटी है, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का सिक्रीशन है प्लूरल फ्लूइड, जो इन दोनों लेयर के बीच में सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है और चिपकने से बचा रहा है। अब सुना, कभी कभी क्या होता है लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, कभी कभी लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। सुना ध्यान से, इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, और जब इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है तो लंग्स क्या हो जाता है? स्वेल करने लगती है, ज्यादा फ्लूइड हो जाता है, स्वेल करने लगती है, और हमारे चेस्ट में पेन होता है, डिजीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरिसी। क्या कहते हैं उसको? प्लूरिसी या प्लूरल इफ्यूजन डिसऑर्डर, डिप्सनिया। लगता है जैसे छाती में दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, ये होता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनिशियल स्टेज में अगर डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देके ठीक कर देंगे। लेट स्टेज में पहुंचे तो कुछ भी हो सकता है।
ये हुआ लंग्स का पूरा आउटर एंड इनर एनाटॉमिकल सेटअप। अब जो जोरदार बात मैं आपको बताने वाला हूं, आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखो, कहां, बीचों बीच, यहाँ पे जो कैविटी है, दो लंग्स के बीच का कैविटी, दिस कैविटी, ये पूरा आपको कैविटी दिख रहा है, ये वाला, ये जो पूरा कैविटी दिख रहा है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम कैविटी, क्या बोला, मीडिया स्टीनम कैविटी, दो लंग्स के बीच का जो चैम्बर बचा, मीडिया स्टीनम कैविटी। पता है यहाँ पे क्या होता है? माइक बंद करो विवेक, माइक बंद करो विवेक। पता है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हार्ट होता है। और पता है हार्ट कैसे होता है? ऐसे सुनना ध्यान से, हार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाने वाला हूँ। हार्ट ऐसे होता है। अब मुझे बताओ, हार्ट का लोअर पोर्शन किधर की तरफ टिल्टेड है? हार्ट का लोअर पोर्शन किधर की तरफ टिल्टेड है? लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग, हार्ट का अपर पोर्शन किस तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है? राइट लंग्स। अब आप गौर करो कि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में टिल्टिंग कौन ज्यादा शो कर रहा है, अपर या लोअर? लोअर। 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 क्योंकि देखो अपर सरफेस अगर सीधा होता तो ऐसे होता, यानी कि इसमें टिल्टिंग एंगल इतना का है, और अगर लोअर सरफेस सीधा होता तो वो ऐसे होता। और उसमें आप देखो टिल्टिंग एंगल कितना है, इतना का टिल्टिंग एंगल है। तो ज्यादा टिल्टिंग एंगल कहाँ है? लोअर सरफेस। इसीलिए आमतौर पर कई सारी किताबों में लिखा होता है हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग्स। गलत नहीं है, सही है। अगर किसी किताब में ये लिखा रहा है हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट लंग्स, ये भी गलत नहीं है। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि अपर सरफेस ऑफ हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट लंग्स एंड लोअर सरफेस ऑफ द हार्ट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग्स। क्यों टिल्टेड है, ये सब पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये मैं आपको वहां बता दूंगा, ठीक है। तो ये है हार्ट। अब देखो कि इधर लोअर सरफेस है, चूंकि वो ज्यादा टिल्टेड है, तो जब वो ज्यादा टिल्टेड है वो तो एक गड्ढा बना के लंग्स में उधर फिट हुआ होगा। दिस गड्ढा, दिस नोच, दिस गड्ढा, ये जो गड्ढा है ये वाला सरफेस, दिस नोच, इट इज कॉल्ड एज कार्डियक नोच। इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज कार्डियक नोच। तो मुझे जल्दी से बताओ कार्डियक नोच किस में है, लेफ्ट लंग्स या राइट लंग्स? लेफ्ट लंग्स। हार्ट कहाँ लोकेटेड है? हार्ट का लोकेशन बताओ। मीडिया स्टेनम, मोस्टली बीच पार्ट ऑफ में लेफ्ट। अरे नहीं यार, हार्ट इज लोकेटेड इन मीडिया स्टेनम कैविटी and it is tilted towards the left lungs at lower position and it is tilted towards the right lungs at the upper position. And चूंकि lower position, lower part of the heart ज्यादा tilted है towards the left lungs, इसीलिए left lungs में गड्ढा बना कार्डियक नोच। और इसी वजह से एक कारण ये है, एक कारण ये है कि इस वजह से लेफ्ट लंग्स का साइज छोटा हो गया। एक कारण ये है, दूसरा कारण बता रहा हूँ, चलो आ जाओ। अब बताओ कि इसके नीचे क्या है? इसके नीचे लेफ्ट ये पूरा लंग्स है, इसके नीचे यहाँ पे, अरे भाई विवेक तुम नहीं समझ, तुमको समझ में नहीं आता है, भाग जाए इधर से क्लास से। नहीं पढ़ने वाला बच्चा से इधर आकर डिस्टर्ब करता है। जब माइक ऑन करके जवाब देना है तब तो जवाब नहीं देगा, जब पढ़ाना है तब माइक ऑन करके डिस्टर्ब करेगा। भाई तुम्हारा माइक ऑन हो जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता है माइक ऑन हो गया है। मुझे पसंद नहीं है सब चीज, पढ़ाऊंगा ढंग से, पढ़ाने दो, सिखाने दो, पढ़ने आए होने इधर। अब नीचे क्या है भाई? ये है, ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम। दिस, धनुष का शेप देखो कभी, धनुष कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना? यस। देखना मैं बना रहा हूं धनुष, धनुष कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? धनुष शेप, यस। डोम शेप, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम। अब पता है इस डायफ्राम में ना एक मसल होता है जिसका नाम है रेडियल मसल। क्या नाम है इसका? रेडियल मसल। डायफ्राम में जो मसल है दिट इज कॉल्ड एज रेडियल मसल। पहले इसके बारे में बता दूं क्या डायफ्राम। डायफ्राम, अब सुनना ध्यान से, ये पूरा सेटअप तैयार है। अब इस सेटअप के ऊपर, ये डायफ्राम के ऊपर ये जो पूरा कैविटी है, इसके ऊपर जो ये पूरा कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज, कोई बताना है जल्दी से? दिस कैविटी इज कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी। कितनी बार बता चुका हूं, डायफ्राम के ऊपर वाला थोरेसिक कैविटी कहलाता है, और डायफ्राम के नीचे वाला दिस इज कॉल्ड एज, कोई बोलो क्या आप पढ़े हो? एब्डोमिनल कैविटी।
विवेक, जब माइक ऑन करना होता है तब तो माइक ऑन नहीं होता है। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। देखो एक आध बार होता है ना टेक्निकल इशू, अगर बार बार हो रहा है दैट मीन्स कि आपका ध्यान क्लास में नहीं है और आपका माइक कब ऑन हो जाता है कब ऑफ हो जाता है आपको पता ही नहीं है। बताओ, तो दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डायफ्राम सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी है और थोरेसिक कैविटी में रखा हुआ है लंग्स और हार्ट। मेन ऑर्गन यही है, थोरेसिक कैविटी मेन ऑर्गन यही है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस हार्ट और लंग्स के चारों ओर कवरिंग है हड्डी का, दैट इज कॉल्ड एज रिब केज और थोरेसिक केज, अभी बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी। और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। क्या एब्डोमिनल कैविटी में जो भी चीज लोकेटेड है, क्या आप सब कुछ पढ़ चुके हैं? यस और नो? हर एक चीज आप पढ़ चुके हैं अगर याद हो आपको। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, इस डायफ्राम में बीच बीच में छेद भी है। इस डायफ्राम में बीच बीच में पोर है और उस पोर से कई सारी चीजों का गुजरना हो रहा है। जैसे जैसे नीचे से इंफीरियर वेना गवा जाएगा ऊपर की तरफ हार्ट के पास, नीचे से इंफीरियर वेना गवा जाएगा ऊपर की तरफ हार्ट के पास। इंफीरियर वेना गवा क्या होता है? नीचे के जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सभी को एक वेन में कलेक्ट करके वो हार्ट के पास जाएगा। ठीक है, तो एक तो वो गया। दूसरा, याद करो ऊपर से जो ओसोफेगस आ रहा है, ओसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करके नीचे जाता है, याद आ रहा है? और तब जाके यहाँ पे स्टोमक है। और सुन लेना ध्यान से, यहाँ पे जो स्टोमक है ना, याद करो स्टोमक का स्ट्रक्चर कुछ याद आ रहा है? ऐसा वाला स्टोमक चूंकि लेफ्ट लंग्स के नीचे है, इसी वजह से लेफ्ट लंग्स का साइज छोटा है। तो दो कारण, एक कारण हार्ट वाला है, नो डाउट है, बट केवल वही कारण नहीं है लंग्स, लेफ्ट लंग्स का छोटा होने का। दो कारण है। एक कारण क्या है कि एक तो हार्ट टिल्टेड है लोअर पार्ट, तो उसकी वजह से कार्डियक नोच बन गया तो उसका साइज थोड़ा सा घटा। दूसरा, लंग्स किधर है, लेफ्ट या राइट? जल्दी बताओ, लंग्स किधर है, लेफ्ट या राइट? सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी। स्टमक किधर है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो चूंकि स्टमक लेफ्ट साइड में है तो आपको पता है कि स्टमक का एक पार्ट ऐसा उभरा हुआ होता है, याद आ रहा है? ऐसा वाला पार्ट, इसकी वजह से लेफ्ट लंग्स का साइज छोटा हो गया। अच्छा मुझे एक बार जल्दी से बता दो, अगर लेफ्ट लंग्स का साइज छोटा है, राइट लंग्स का साइज बड़ा है, किसमें एयर ज्यादा जाएगा? जल्दी बताओ। राइट लंग्स राइट में। इसी वजह से राइट प्राइमरी ब्रोंकाई का डायमीटर ज्यादा है और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई का डायमीटर कम है। याद है मैंने कहा था आगे कारण बता दूंगा, कारण समझ में आ गया? क्योंकि इसमें ज्यादा एयर भेजना है, इसमें कम एयर भेजना है। चलो मुझे जल्दी से बता दो, राइट लंग्स में ज्यादा एयर जाएगा, लेफ्ट लंग्स में कम एयर जाएगा, तो मुझे जल्दी से बता दो एयर में जो पैथोजन होता है, जो डिजीज काउज करा सकता है लंग्स के अंदर जाके, किसमें उस पैथोजन के ज्यादा जाने की संभावना है, राइट या लंग्स, राइट या लेफ्ट? राइट। दैट्स व्हाई आप अगर एक सर्वे करोगे पेशेंट में लंग्स इन्फेक्शन के केस में, तो आपको ज्यादातर पेशेंट राइट लंग्स में इन्फेक्शन दिखेगा। कारण यही है, जब आप एयर इनहेल करते हो तो ज्यादा एयर राइट लंग्स में पहुंचता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग्स। कारण समझ में आया? क्योंकि उसमें एयर ज्यादा जा रहा है, एयर ज्यादा जा रहा है तो एयर ही तो पैथोजन को कंटेन कर रहा है, तो इसलिए राइट लंग्स में इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, आई थिंक पूरा का पूरा लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप आपको समझ में आ चुका होगा, इसको आप फील कर रहे होंगे। नेक्स्ट, इस पूरे स्ट्रक्चर में, लंग्स के पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी अभी भी कोई मसल है? नहीं है। डायफ्राम में मसल है, वो डायफ्राम में कौन सा मसल है वो मैं भी आपको बता दूंगा। मैं बोल रहा हूं क्या इस पूरे सेटअप में, लंग्स के सेटअप में कहीं पे भी कोई मसल है लंग्स में? नहीं। तो आवर लंग्स यानी कि ह्यूमन लंग्स इज नॉन मस्कुलर, ह्यूमन लंग्स इज सॉलिड और होलो? सॉलिड। अब मुझे एक बात बताओ कि लंग्स के अंदर जो भी चीज सॉलिड फॉर्म में रखा हुआ है, मतलब कि जो भी भरा हुआ है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है? सॉफ्ट। तो आवर लंग्स इज हार्ड और सॉफ्ट? सॉफ्ट। अब मुझे एक बात बताना, स्पंज देखो कभी भी, स्पंज खाने वाला स्पंज की भी आप बात कर सकते हो, या फिर वो जो गद्दा में डालते वो सॉलिड होता है या होलो होता है स्पंज? यस सर, सॉलिड होता है, वो सॉलिड होता है, स्पंज सॉलिड होता है, अंदर से खाली नहीं है भाई साहब। लेकिन एक बार बताओ, स्पंज को अगर आप दबाओगे क्या वो दब जाएगा? यस और नो? क्योंकि स्पंजी नेचर रखता है, क्योंकि वो सॉफ्ट है। अच्छा उसको फिर आप जैसे छोड़ दोगे दबाना तो क्या वो नॉर्मल शेप में आ जाएगा? यस सर। यही प्रॉपर्टी हमारे लंग्स के पास भी है, क्योंकि इसके पास एल्वेलाई है, क्योंकि इसके पास एल्वेलाई है, एल्वेलाई ही इसको दे रहा है स्पंजी नेचर।
क्योंकि एल्विलाई में एयर भरा जा सकता है और फिर एयर निकाला जा सकता है। और स्पंज स्पंज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एयर भरा जा सकता है, जब वो एक्सपांड करता है तो एयर भरता है, जब उसको आप दबाते हैं तो एयर निकल जाता है, तब वो साइज छोटा हो जाता है। स्पंजी नेचर इसकी वजह से होता है, पोर्स की वजह से, एयर भरने और खाली करने की वजह से। और ये नेचर लंग्स को दे रहा है एल्विलाई। और लंग्स के अंदर जो पूरा एरिया भरा हुआ है एल्विलाई से भरा हुआ है, ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से भरा है, जिसके अंदर भर सकता है, खाली हो सकता है। दैट्स व्हाई आवर लंग्स इज स्पंजी। तो 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं, फिर अगले मीटिंग में मिल रहा हूं। आवर लंग्स इज सॉलिड, आवर लंग्स इज नॉन मस्कुलर, आवर लंग्स इज स्पंजी, आवर लंग्स इज सॉफ्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। अभी